हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नो रट्टा ओनली कंसेप्ट। और जैसा कि आपको पता होगा, हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी से रिलेटेड, और ये लास्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, सो गिव मी अ टाइम। आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक। एक सेकेंड। इज इट बेटर नाउ? होप अब ठीक होगा। सो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, लास्ट टॉपिक है हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ठीक है, नेम इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, यूनिट नंबर फर्स्ट का। और उसके बाद हमारी क्लास फ्राइडे को होगी, तो फ्राइडे को हम सेकंड यूनिट पे मूव करेंगे, राइट। बट हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं बता देता हूं आपको। सेकंड यूनिट पे फ्राइडे को चलेंगे, और संडे को आपका जो ये यूनिट है उसका एक नॉर्मल रिवीजन टाइप का या टेस्ट टाइप का कह सकते हो, प्रैक्टिस टाइप की, वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो संडे को टाइमिंग मैं बता दूं आपको, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 7 o'clock पे ही होगा। तो आज लास्ट के टॉपिक को खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन का मीनिंग समझते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन को आपको समझाने के लिए मैं एक तरीका यूज करता हूँ। बेसिकली आपको पता होगा कि आप बहुत सारे गेम खेलते हैं, ठीक है। मैं टीम गेम के बारे में बात करूंगा। टीम गेम फॉर एग्जांपल के लिए मान लो, राइट, जैसे वॉलीबॉल, ठीक है। मैं बचपन में वॉलीबॉल खेला करता था। तो क्या होता है कि वॉलीबॉल में 6 जने लोग होते हैं और आपस में वो बॉल को पास करते हैं एक एक तरफ से दूसरे साइड की तरफ। तो आपको पता है कि जो 6 लोग खेल रहे हैं वहां पे, वो सभी के जो 6 के 6 लोग हैं उनका काम अलग अलग है। अब बात समझ पा रहे हैं? जो 6 लोग हैं उनका काम अलग अलग है। अब जो काम कर रहे हैं, अगर मान लो सब अपना काम अपने तरीके से करेंगे, तो वो खुद अपने आप में अचीवमेंट कर सकते हैं। क्या वो टीम जीत पाएगी? ऑब्वियसली नॉट। क्यों, क्या दिक्कत है? क्योंकि वहां पे जो टीम मेंबर है उनको साथ में मिलकर खेलना पड़ता है, राइट। तो वहां पे क्या जरूरत है? हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। आप बात समझ पाए? कोऑर्डिनेशन कहां पे जरूरत पड़ेगी? तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी वहां पे जहां पे हमें अलग अलग लोग हैं और अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। सेम बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, और अलग अलग कामों का नेचर अलग अलग है, ठीक है। तो क्या चाहिए? सब में कोऑर्डिनेशन चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो वही हम देखने वाले, छोटा छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन पे बात करते हैं। So it refers to that process through which harmony is stabilized among different activities of an organization so that organizational object can be successfully achieved। ठीक है, इसका मतलब क्या? एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम हार्मोनी स्टेबलाइज करते हैं। हार्मोनी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन बिठाना और अपने वर्क को ऐसे सीक्वेंस में बिठा के रखना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, और एक क्रोनोलॉजी के मैनर में हम सारी चीजें अच्छे से सक्सेसफुली कर पाए। बात समझ पाए? तो ये था हमारा डेफिनेशन, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को अचीव कर पाए सक्सेसफुली। तो ये फंक्शन देखो, फंक्शन जो थे आपने पढ़े थे 5 फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, वो उसी उसका ये फंक्शन नहीं है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टास्क है या एक एक्टिविटी है जो एक हर ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करनी पड़ती है। नाउ एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी की बुक में एग्जांपल मिल जाएगा आपको, डब्बा वाला एक्सीलेंट थ्रू कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये डब्बा वाला क्या है मैं बताता हूँ। एक तरह से बिजनेस ही बोल सकते हो, एक फॉर्म है, और मुंबई में है ये। पहली बात स्टेबलाइज, इसका काम क्या है पहले ये समझो आप। तो डब्बा वाला क्या करता है कि जो भी मुंबई में वैसे लोग जो खाना बना सकते हैं, ठीक है, उनके साथ इन्होंने टाई अप करा हुआ है। ध्यान से समझना इसको। और क्या करता है डब्बा वाला, जो कंपनी है, डब्बा वाला नाम बोल देते हैं। डब्बा वाले में जो भी काम करने वाले लोग हैं, जो भी मुंबई में खाना बनाते हैं, उनसे टिप्पण लेते हैं, ठीक है। टिप्पण इकट्ठा करके वो क्या करते हैं, वो मुंबई मुंबई के जो भी रेलवे स्टेशन है वहां पे रखेंगे, ठीक है, डब्बे को। और वहां पे डब्बा वाले के दूसरे लोग आएंगे, उस डब्बा वाले को उठाएंगे, डब्बे को उठाएंगे, फिर ट्रेन में चढ़ेंगे और अलग अलग स्टेशन पे जाके उसको रखेंगे। फिर डब्बा वाले लोग और अदर लोग आएंगे, फिर जहां से स्टेशन से उसको छोड़ा है उनको पिकअप करेंगे, और फिर जाके जो भी ऑफिस में जिसको चाहिए होता है खाना, टिफिन, उसको पहुंचाएंगे। अब समझ रहे, इतनी सारी बातें जो मैंने करी वो कितना कंफ्यूजिंग है। और मुंबई में खासकर इतना ज्यादा ट्रैफिक है, और इतना ज्यादा रेलवे का बहुत ज्यादा टाइम स्केड्यूल होता है, ठीक है। बट कभी भी डब्बा वाला लेट नहीं हुआ, ये उसकी खास बात है। तो कैसे कैसे ही वो लेट नहीं हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ ये वर्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन। डब्बा वाला कोऑर्डिनेशन के साथ काम करता है, ठीक है। बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते, इतना ज्यादा उन्होंने अपने आपस में इतनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन बिठा रखे कि कभी वो लेट नहीं होते, कभी भी एक स्टेशन से दूसरी जगह पे डब्बा कभी लेट नहीं पहुंचता है। तो ये है डब्बे वाले का एग्जाम्पल, जिससे मदद से हम समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में।
अब आगे मूव करते हैं, बात करेंगे नेचर, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है, एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखना, नेचर, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, तीनों की बात एक ही है। तो कैसे ये 6 है टोटल, इसको ध्यान से समझो कि कैसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कोऑर्डिनेशन के। तो पहला देखो, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप्स एफर्ट। देखना क्या मतलब हुआ इसका भाई। एक ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो उसी का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग लोग हैं और अलग अलग लोगों के पास काम है, बात समझ रहे हैं, ठीक है, और अलग अलग लोग अपना एफर्ट लगाते हैं उस डिपार्टमेंट में अच्छे से करने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो डिपार्टमेंट में चाह रहे हैं सक्सेसफुली अचीव करने के लिए अपने ग्रुप को, तो क्या चाहिए, क्या वो इंडिविजुअल खुद अपना अच्छा करे या अपना इंडिविजुअल साथ अच्छा करने के साथ साथ जो भी लोग हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, वो सारे मिलके आपस में काम करें, बात समझ रहे हो। तो अगर वो मिलके साथ में काम करे और सक्सेसफुली काम कर पाएंगे तो कैसे हो पाएगा वो, एक ही वजह से, जो है कि कोऑर्डिनेशन। तो उसका क्या मतलब हुआ, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। जो ग्रुप एफर्ट आप कर रहे हो अलग अलग, उनको जोड़ने का काम करता है अगर आप कोऑर्डिनेशन के साथ कर रहे हो, तो ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, बात समझ आई। सेकंड देखो, कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, ऑब्वियसली है ना। देखो बहुत सारे अलग अलग एक्शन हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ना, परचेज का एक्शन हो रहा है, सेल का एक्शन हो रहा है, ठीक है, मैनेजमेंट मैनेजर लेवल पे अलग अलग टाइप के एक्शंस हो रहे हैं। तो अगर वो यूनिटी, अगर उसके अंदर कोऑर्डिनेशन है, तो उसका मतलब क्या होगा, कोऑर्डिनेशन अगर आप कर रहे हो तो सारे के सारे काम एक यूनिटी में आ जाएंगे, ठीक है, एक डायरेक्शन मिल जाएगी उनको, और वो डायरेक्शन बेसिकली होगी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस होने के लिए और उनके गोल को अचीव करने के लिए। बट कोऑर्डिनेशन के साथ क्या होता है, जो आपका एक्शन है वो डाइवर्ट नहीं होता है, उसको एक डायरेक्शन मिल जाती है कोऑर्डिनेशन के थ्रू। तो ये था सेकंड फंक्शन। नाउ थर्ड पे बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, है ना, ये मैनेजमेंट में भी पढ़ा था, याद होगा, मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। तो भैया कोऑर्डिनेशन भी कंटीन्यूअस प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग जब आप बिजनेस शुरू करते हैं और एंड जब तक आप सक्सेस नहीं पहुंच पाते, उसके बीच में आपको लगातार कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती रहती है, ठीक है। मान लो कभी सेल बढ़ गई तो आपको लोग ज्यादा हायर करने पड़ेंगे, सेल कम होगी तो लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट, नई टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो उसके हिसाब से आपको नए लोगों को हायर करना पड़ेगा, नई एक्टिविटी को आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, बात समझ पा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये लगातार चलता रहता है, कोऑर्डिनेशन अगर कर रहे हैं तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट फोर्थ देखो, कॉन्टिन्यूस कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन, ठीक है, परवेसिव का मतलब बताया था आपको, परवेसिव का मतलब था एवरीवेयर। तो अगर आप कहीं कोऑर्डिनेशन अगर आप देखेंगे तो ये हर जगह अवेलेबल है, चाहे वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो टॉप लेवल में हो, मिडिल लेवल में हो, लो लेवल में हो, कहीं किसी भी जगह पे हो, वो हर जगह आपको कोऑर्डिनेशन मिल जाएगा, राइट। तो इसलिए इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। नाउ फिफ्थ देखते हैं, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, ऑब्वियसली, ठीक है। अभी इसको ध्यान से समझना, देखो मैंने बताया था, हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था, तो मैनेजेरियल और नॉन मैनेजेरियल होते हैं। तो नॉन मैनेजेरियल वर्कर हैं, वो क्या है, वो प्लेटफॉर्म के अंदर कंसीडर किए जाते हैं, वो नॉर्मल उनका काम करना होता है, जो उनको डायरेक्शन मिलती है। बट जो ये डिसीजन ले रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, किसको करना है, वो कौन ले रहा है भाई, मैनेजर्स ले रहे हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी हो जाएगी, मैनेजर की, बात समझ पा रहे, इसलिए बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स। डन। नाउ नेक्स्ट देखो, सिक्स्थ, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। इसका क्या मतलब है समझो, देखो कोऑर्डिनेशन, अगर आप कोई भी अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाया तो आपका एक गोल है, ठीक है, और गोल को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे एक्टिविटी को करना पड़ेगा। और अगर आप मैनेजर हैं तो मैनेजमेंट के लिए आपको पांचों फंक्शंस करने हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पांचों फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करना है। तो अगर आप परफॉर्म अच्छे से करना चाह रहे तो डेलिबरेटली, जानबूझ के ही उसके अंदर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, है ना। अगर आप पांचों फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, डेलिबरेटली, जानबूझ के ही अपने आप ही कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेटली फंक्शन, जानबूझ के किया जाने वाला फंक्शन हो जाएगा। तो होपफुली ये 6 के 6 नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन समझ आ गए होंगे। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज अ कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स में आया हुआ एग्जाम में डायरेक्टली, ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी में कमी, आज तक बहुत कम चांसेस है केस स्टडी में आ जाए, डायरेक्टली आएगा तो आएगा, ठीक है। तो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब है, एसेंस का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं सार, राइट। इसका मीनिंग मैं बताता हूं आपको। एसेंस का मतलब होता है कि एक जैसे कोई कहानी है, उसका, जैसे आप बोलते हो ना कि महाभारत है तो उसका एक सार हो गया गीता, ठीक है, एसेंस हो गया। उस तरीके से मैनेजमेंट, जो आप बहुत सारी मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस पढ़ रहे हो, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मैनेजमेंट कुछ नहीं है, वो एक कोऑर्डिनेशन ही है, राइट। कहने का मतलब, अगर आप मैनेजमेंट के सारे फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, तो आप एक एक्टिविटी को कर रहे हो, एक प्रोसेस को, एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो, उसका नाम है कोऑर्डिनेशन। तो इस टॉपिक का मतलब है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेट। बात समझ आए इस टॉपिक का मीनिंग। अब आ जाओ आगे भाई। अब ये
इसको आप आंसर लिखेंगे तो 3 तरीके से लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। बहुत सारे बुक में सिर्फ ये फर्स्ट वाला ही होता है। ये क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो आप लिखोगे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर पहला पॉइंट डालोगे, लिखोगे कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो जो भी पांचों फंक्शन है, उस पांचों के पांचों फंक्शन में कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है और वो आपको लिखना है। आपका ये जो आंसर बनेगा पहला वाला बहुत बड़ा बनने वाला है, क्योंकि पांचों आप यहाँ पे फंक्शन लिखोगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और उसके अंदर आप शो करोगे कोऑर्डिनेशन को, ठीक है। अब यहाँ पे देखना आप कोऑर्डिनेशन के अंदर पहले वन बाय वन बात करता हूं मैं। पहले ले लेता हूं मैं प्लानिंग, राइट। अब प्लानिंग के अंदर आपको मीनिंग तो पता है, हमने पढ़ लिया फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कि भाई कुछ करने से पहले सोचना होता है। तो जो प्लानिंग करेगा वो अलग अलग ऑब्वियसली फ्यूचर के लिए करेगा, और फ्यूचर के लिए करेगा तो उसको बहुत सारी एक्टिविटी के लिए आप उसको सोचना पड़ेगा। तो वहां पे जरूरत है किसकी? कोऑर्डिनेशन की। बात समझ पा रहे हैं क्या? यानी जो प्लानिंग करेगा वो कोऑर्डिनेशन के साथ करेगा, ताकि वो अच्छे से कोई कोलैप्स ना हो जाए उसकी प्लानिंग, या कोई कंफ्यूजन ना हो जाए उसकी प्लानिंग में। तो इसलिए हमें समझ आया कि प्लानिंग का कोऑर्डिनेशन के साथ लेना देना होता है। नेक्स्ट आ जाओ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है? आपको बताया कि कोई भी आपका जो भी आपने स्टार्टअप खोला, जो भी आपने बिजनेस इंटरप्राइजेस करा, उसको उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, चाहे फिक्स एसेट हो गया, चाहे मनी के टर्म में हो गया। तो उस रिसोर्सेज को आपको कोऑर्डिनेशन के साथ करना पड़ेगा। कैसे भाई? आपका जो भी आपको बिजनेस खोलना है उसका नेचर पे डिपेंड करता है कि आपको कितने रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। अब मान लो कि आपने आगे देखा कि सेल मेरी अगले साल बढ़ेगी, और आपने क्या सोचा कि मशीनरी में इस साल लेके आ जाओ। तो जो ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो आप मशीनरी ज्यादा ले आएंगे, और सेल आपकी अगले साल होने वाली हो, तो जो एक साल पहले ही ले आए। बिकॉज किस वजह से हुआ ये प्रॉब्लम? आपने कोऑर्डिनेशन नहीं रखा फ्यूचर जो आने वाला साल था उसके रिसोर्सेज की जरूरत के हिसाब से। बात समझ पाए? तो मतलब जो आप रिसोर्सेज आपको चाहिए, आपको ध्यान रखना होगा कि किस हिसाब से मैं रिसोर्सेज को लेके आऊं, ठीक है। कितना मेरे को यूज करना पड़ेगा रिसोर्सेज को, वो कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग। ये स्टाफिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन की कैसे जरूरत पड़ती है? तो देखो ऑब्वियसली स्टाफिंग के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? लोगों को हायर करना पड़ेगा, और लोगों को हायर करके रखना पड़ेगा उनको डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी को करने के लिए। तो उनको इस तरीके से आपको हायर करना पड़ेगा, इस तरीके से कोऑर्डिनेशन करके बिठाना पड़ेगा कि किसी में बहुत ज्यादा लोग ना आ जाए, किसी में बहुत ज्यादा कम ना आ जाए, ठीक है। और ऐसा ना हो जाए कि किसी में बहुत कम स्किल है, किसी में बहुत ज्यादा स्किल है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो परफॉर्म करोगे आप स्टाफिंग के अंदर, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन के थ्रू होने वाला है, ठीक है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग हो गया। फिर डायरेक्टिंग में तो सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है ना भाई। आप डायरेक्ट कर रहे हो, किसी को एक काम दे रहे हो और किसी को एक काम नहीं दे रहे हो, या किसी आप ऐसा ना हो जाए कि आपने मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं कि आपने परचेज डिपार्टमेंट को बोला कि एक रॉ मटेरियल खरीद लो भाई बहुत ज्यादा, ठीक है। और सेल डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंची है, या जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंची है। तो परचेज करके तो सामान आ जाएगा, बट प्रोडक्शन का कोई जुगाड़ी नहीं बैठा वहां पे। तो इससे क्या क्या समझ आया कि डायरेक्टिंग करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है, कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई। तो डायरेक्टिंग के अंदर भी एक बहुत बढ़िया फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन का। सो लास्ट वाला क्या हो गया? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग। लास्ट वाला कंट्रोलिंग। तो ऑब्वियसली कंट्रोलिंग के अंदर आप क्या देखेंगे? जो भी आपने सोचा है डिजायर रिजल्ट को, ठीक है, उसको एक्चुअल रिजल्ट के साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, है ना भाई। मैंने ये सोचा था ऐसा करना है और ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो मैं मिलाने की कोशिश करूंगा उसको। तो कैसे हो पाएगा? ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन के थ्रू हो पाएगा, है ना। कि जो लोग जो है आपके, अगर वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे, या जो अप टू द मार्क जो आपने टारगेट बनाया उसके हिसाब से काम नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करेंगे? उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे, भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है, राइट। कॉर्पोरेशन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ उस काम को परफॉर्म करेंगे। बात समझ आई? तो ये था, ये पहला वाला ही जो पॉइंट है वही सबसे बड़ा है, ठीक है। किसी किसी बुक में सिर्फ यही वाला दिखेगा, ये दो दिखेंगे भी नहीं, ये तो बस छोटे से पॉइंट है, इसको मैं समझा देता हूं। तो इस तरीके से आप समझाएंगे कि जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट के जो भी पांचों फंक्शन है वहां पे यूज होता है, और कैसे यूज होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो उसको आराम से आप लिख लेंगे, नोट्स बनाइए, ठीक है। सेकंड, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर एट ऑल लेवल्स। ऑब्वियसली है ना, ये हमें पता है कि जितने भी लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, वहां पे सारे के सारे लोग, ऑब्वियसली सारे के सारे जो वर्क है वो इंटरलिंक है, तो जरूरत है कोऑर्डिनेशन की। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड देखो, कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्वियसली मैंने बोला ना, इसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब जो भी मैनेजमेंट के पांचों फंक्शन है, पांचों फंक्शन में आप बहुत अच्छे से काम कर लो, राइट। प्लानिंग बहुत अच्छे से कर लो, ऑर्गेनाइजिंग बहुत अच्छे से कर लो, बट उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो सारे के सारे फंक्शन ऐसे ही बेकार हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट थे, इसके अंदर आप लिखेंगे। नाउ मूव करते हैं आगे। लास्ट टॉपिक है इसका कोऑर्डिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंस और नीड ऑफ अ कोऑर्डिनेशन, यानी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है कोऑर्डिनेशन की। तो चार ये मेन मेजर फंक्शन है, इसको ध्यान से समझेंगे। पहला देखो, ग्रोथ इन साइज। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी,
क्या मतलब है इसका? ग्रो करेगी तो कहने का मतलब आपके पास काम ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है, एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, लोगों को ज्यादा हायर करना पड़ेगा। सो आपको क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन बिठा के रखना पड़ेगा उनके बीच में, ठीक है। तो ये पहला इंपॉर्टेंस है कि जैसे जैसे ग्रोथ होती है, साइज बढ़ता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो वहां पे लोग ज्यादा काम करने वाले आते हैं, वहां पे एक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाती है, और सबको अच्छे से अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है तो उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन रहना ही चाहिए। सेकंड देखो, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बटे हुए जिनका अलग अलग काम है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट है, और फिर अलग अलग डिवीजन बटे हुए, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गया। तो सारे के सारे लोगों के काम अलग अलग है, बात समझ पा रहे हैं? तो उसको बोलते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन, अलग अलग काम अलग अलग तरीके से करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सबके बीच सबके सब सारे के सारे लोग एक ही गोल को अचीव करें, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही जरूरी है, राइट? तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन होने की वजह से। थर्ड देखो, स्पेशलाइजेशन। तो आज की डेट में सारे के सारे जो कंपनी है वो स्पेशलाइजेशन को फोकस करें। अब इस बात को ध्यान से समझना है, स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है पर्टिकुलर पर्सन को एक स्पेशलाइजेशन वर्क के लिए रखना, वो उस पर्टिकुलर वर्क में मास्टर हो, ठीक है, एकदम सुपीरियर हो, उसको वो काम अच्छे से, बहुत अच्छे से आता हो। तो इसका ये हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग क्या चाहते हैं? ऐसा बंदा जो पर्टिकुलर अलग अलग डिपार्टमेंट में, एक डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे से काम कर रहा हो। अब इससे होगा क्या? देखो, एक डिपार्टमेंट है, मान लो मैंने सेल मैनेजर को रखा है मैंने, है ना, वो सेल डिपार्टमेंट में बहुत बढ़िया है, उसको परचेज से कोई लेना देना नहीं है, और अलग दूसरे काम उससे कोई लेना देना नहीं, बट सेल डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम करता है, वो उस डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन है उसकी, राइट? और अलग अलग और डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं, और ये अच्छी भी चीज है, और इससे ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ भी होता है। बट अगर सेल्स डिपार्टमेंट वाला अगर परचेज डिपार्टमेंट वाले को नहीं सुनेगा, या उसके साथ में कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा के रखेगा, तो दिक्कत है। बात समझ पा रहे? तो भाई जो स्पेशलाइजेशन बिठानी है, स्पेशलाइजेशन है, उसकी वजह से क्या होता है? स्पेशलाइजेशन की वजह से हमारे पास अलग अलग लोग तो आ जाते हैं, और अलग अलग काम स्किल के साथ लोग आते हैं, ठीक है। तो उससे उससे होगा क्या भैया? हम कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, ताकि वो सारे के सारे लोग आपस में मिलकर अच्छे से काम कर पाए, ठीक है। ये थर्ड रीजन था। फोर्थ देखो, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। ये तो जनरली पता ही होगा, और हमने डिस्कस भी किया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम है, वो भैया उनका जो काम का नेचर है, वो आपस में इंटरडिपेंडेंसी है ना। लेवल जो है जो एक काम है दूसरे पे इफेक्ट डालता है, दूसरा काम तीसरे पे इफेक्ट डालता है, तो अगर सब अपनी मर्जी से करने लग जाएंगे तो दिक्कत है। तो इंटरडिपेंडेंसी होने की वजह से हमें क्या जरूरत, किस चीज की जरूरत पड़ती है? अगर एक्सेल करना उस काम में, अच्छे से परफॉर्म करना उन सारे कामों को, कोऑर्डिनेशन की। तो ये फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो दैट इज इट, ये फोर्थ है, राइट? अब आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट मैं बता देता हूं आपको, कि जो नेक्स्ट क्लास है फ्राइडे को, वहां पे हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करने वाले, यूनिट नंबर 2, ठीक है। तो अच्छे से वहां पे हम करेंगे। और सेकंड चीज ये है कि जो मैंने बोला था कि इसकी प्रैक्टिस करनी है हमें, और रिवीजन करना है इसके, मैंने जैसे लिखवाया संडे को डाउट क्लास होती है, तो उसके लिए हम करेंगे संडे को, ठीक है, इस पर्टिकुलर यूनिट का। तो आपका क्या काम है? आपका काम है कि ये वाला यूनिट वाला जो बुक है आपके पास, जो भी रेफरेंस बुक, उससे पढ़िए, और ये जो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं आप, ठीक है, स्पीड बढ़ा के नोट्स बनाइए, और जितने भी वीडियो है चारों की चारों, जहां पे भी डाउट होता है उसमें कमेंट कर दो, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप मुझे आप मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल है वहां पे मिल सकते हैं, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, ठीक है, उनका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहां पे डाउट पूछो, और उसको मैं कलेक्टिवली करके संडे को सारे के सारी चीजों को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, हिट द बेल आइकन, और लाइक कर दो, वीडियो पसंद आ रही हो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और कमेंट करो जो भी प्रॉब्लम आ रही है। और एक और चीज मैंने शायद मिस कर दिया शुरू में, क्लास की टाइमिंग है 7 PM, ठीक है, क्लास की टाइमिंग है 7 PM, और क्लास होती है MWF में मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। सो दैट इज इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, मैं 30 सेकेंड वेट कर रहा हूँ। यस, एनीवन? ओके फाइन, सो एंड करते हैं।